नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है प्यारे साथी। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत की प्यारे साथी। मध्यकालीन इतिहास का ये एपिसोड नंबर 5 है और आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। और गुलाम वंश की स्थापना किस तरह हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तरह गुलाम वंश की स्थापना की, इन सब के बारे में बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं मेरे प्यारे साथी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। तो प्यारे दोस्त, हम गुलाम वंश शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ प्यारे साथी, तो जब मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है 1206 ईस्वी में प्यारे साथी, तो क्या होता है कि उसके बाद भारत में पहला वंश स्थापित होता है जिसका नाम है गुलाम वंश। और इसकी स्थापना प्यारे साथी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है। तो मेरे प्यारे साथी यहीं से स्टार्ट होता है आपका दिल्ली सल्तनत। प्यारे साथी, दिल्ली सल्तनत कहने का मतलब कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने का प्रक्रम यहीं से चालू होता है प्यारे दोस्त। और दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा गया प्यारे साथी। तो आप देखेंगे आपका दिल्ली सल्तनत प्यारे साथी 1206 से 1526 तक लगभग 320 वर्षों तक चलता है दिल्ली सल्तनत प्यारे साथी। और अगर हम इसमें बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें आपका गुलाम वंश शासन करता है, फिर उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश आएगा मेरे प्यारे दोस्त, फिर सैयद वंश और अंतिम में प्यारे दोस्त लोदी वंश। लोदी वंश के ही अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को प्यारे साथी बाबर पानीपत की प्रथम युद्ध में हराता है और उसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो आई होप आप इतना समझे होंगे। तो प्यारे साथी, जो आपका दिल्ली सल्तनत है, यहाँ के जितने शासक होंगे वो सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे। जब प्यारे साथी बाबर लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करेगा, तो उसके बाद प्यारे साथी वो क्या करेगा, बादशाह की उपाधि आप देखेंगे वो भारत में मुगल वंश की स्थापना करेगा। और उसके बाद जितने भी शासक आएंगे वो उन्होंने बादशाह की उपाधि ही धारण की। तो प्यारे साथी, अगर मैं बात करूं तो आपका पहला वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा है, गुलाम वंश है प्यारे साथी, जो आपका 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। अगर मैं बात करूं कि इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप ऐसे ही ग्राफ बनाकर लिख लीजिएगा। मैं बात करूं प्यारे साथी तो इसकी स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी प्यारे साथी भारत में गुलाम वंश की स्थापना। और ये भारत का पहला मुस्लिम वंश था एक तरीके से, जो भारत पर शासन करेगा प्यारे साथी, और एक तरह से पहला मुस्लिम वंश था प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करूं खिलजी वंश प्यारे साथी, तो आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त यहाँ पर खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश की आप देखेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर आपका खिलजी वंश की स्थापना करेगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी मैं लिख देता हूँ। खिलजी वंश की स्थापना कौन करेगा प्यारे दोस्त, तो करेगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी प्यारे साथी। इसके बाद हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो इसके बाद आता है आपका तुगलक वंश। यहाँ पर खिलजी वंश प्यारे दोस्त 1290 से 1320 तक शासन करता है। आप देखेंगे तो 1290 से 90 10 100 हो जाएगा 1300, यानी कि टोटल 30 वर्षों तक ही खिलजी वंश का शासन होता है। और प्यारे साथी, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश यही था। सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन सा वंश था, तो वो था खिलजी वंश प्यारे साथी। परीक्षा में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा वंश है जिसने सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, तो वो था प्यारे साथी आपका खिलजी वंश, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी प्यारे साथी। और अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम इसी ने शासन किया है, इसी वंश ने सबसे कम शासन किया है प्यारे साथी। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी तुगलक वंश की, तो इसकी स्थापना करी जाती है प्यारे साथी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। आप देखेंगे तुगलक वंश तो 1320 से 14 तक आपका चलता है तुगलक वंश। और अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो सबसे बड़ा वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे बड़ा वंश कौन सा है, तो वो है आपका तुगलक वंश। तो खिलजी आपका सबसे छोटा है
और तुगलक आपका सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा समय तक यही वंश शासन करेगा प्यारे साथी। तो आप इसे लिख लीजिएगा कि सबसे अधिक शासन इसने किया, अधिक शासन इसने किया प्यारे साथी। दोनों साथ में ही आते हैं, तो आपको ध्यान रहेगा कि खिलजी वंश सबसे कम शासन करेगा और तुगलक वंश सबसे ज़्यादा समय तक शासन करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सैयद वंश की प्यारे साथी, तो इसके संस्थापक थे आपके खिर्ज खां। खिर्ज खां थे प्यारे साथी इसके संस्थापक। और इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे दोस्त लोदी वंश की, तो इस वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। कौन था प्यारे दोस्त? तो बहलोल लोदी इस वंश के संस्थापक थे। तो प्यारे दोस्त हमें दिल्ली सल्तनत में इन 5 वंशों को पढ़ना है। पहला आपका गुलाम वंश है जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश। एकदम अच्छे से क्रम वाइज मैं आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा। और 1206 से 1526 तक, जब तक भारत पर मुगल वंश की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक प्यारे साथी हमें ये पढ़ना है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आप इसे नोट कर सकते हैं और फिर हम बात करते हैं गुलाम वंश की। चलिए प्यारे साथी, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। एकदम बेहतर तरीके से मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। इनकी समय सीमा आपको सारी चीज़ें याद कर लेनी है। किस वंश के संस्थापक कौन है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको तैयार कर लेना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाते चलूँगा हर वंश के संस्थापक और उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ते चलेंगे सारी चीज़ें, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक ग्राफ के माध्यम से आपको बता दिया कि दिल्ली सल्तनत में हमें कितने वंशों के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि उस वंश के संस्थापक कौन थे, यानी कि उस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगे मैं जैसे जैसे वंशों को पढ़ाता चलूँगा, फिर उनके संस्थापक के बारे में बात करूँगा और फिर उन शासकों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके आप घबराइए मत। चलिए हम शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्त गुलाम वंश की। तो प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है प्यारे साथी। खोखर जाटों से लड़ते वक्त उसकी हत्या खोखर जाटों द्वारा कर दी जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे दोस्त जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, फिर ये आता है कि आखिर दिल्ली सल्तनत पर शासन कौन करेगा, यानी कि मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा प्यारे साथी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। आप ऐसा लिखिएगा, मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करता हूं, फिर बात करते हैं गुलाम वंश की प्यारे साथी। तो आप ऐसा हेडिंग डाल लीजिए गुलाम वंश। हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्यारे साथी गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी प्यारे साथी। गुलाम वंश अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। आप लिखेंगे मोहम्मद गौरी के प्यारे दोस्त 3 प्रमुख गुलाम थे। 3 प्रमुख गुलाम थे। अगर मैं प्यारे दोस्त उनकी बात करूं कि उनके नाम क्या क्या थे, तो प्यारे साथी सबसे प्रमुख गुलाम जो था आपका, वो आप देखेंगे वो आपका था प्यारे साथी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। प्यारे साथी अगर मैं बात करूं दूसरे सबसे प्रमुख गुलाम की, तो वो थे आपके प्यारे साथी यालदौज। और तीसरा जो सबसे प्रमुख गुलाम था उसका नाम था प्यारे साथी कुबाचा। तो ये 3 प्रमुख गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। अगर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर मैं बात करूं तो ये सबसे प्रमुख गुलाम इसलिए था क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का दामाद भी था, क्योंकि मोहम्मद गौरी की बेटी का विवाह इसी से हुआ था। और प्यारे दोस्त मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदावर की युद्ध में प्यारे साथी जयसिंह को पराजित करने में मोहम्मद गौरी की बहुत ज़्यादा मदद की थी, जिससे क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो गया था मोहम्मद गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक पर। और प्यारे साथी आप देखेंगे जब तक मोहम्मद गौरी जिंदा रहता है तब तक दिल्ली का जो सेनापति होता है प्यारे साथी वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही होता है। तो प्यारे साथी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो इनके 3 प्रमुख गुलाम थे। तो जो मोहम्मद गौरी का राज्य था वो 3 भागों में बट जाता है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा राज्य मिलता है, तो आप देखेंगे इन्हें लाहौर तथा दिल्ली का क्षेत्र मिलता है प्यारे साथी, यानी कि दिल्ली सल्तनत इन्हें मिलती है कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो सबसे प्रमुख भाग था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मिला, क्योंकि प्यारे साथी यही सबसे प्रमुख भी थे, इसलिए इन्हें लाहौर और दिल्ली का
क्षेत्र मिला, या आप कह सकते हैं लाहौर तथा दिल्ली सल्तनत मिली प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी यालदौज की, तो यालदौज को मिला प्यारे साथी गजनी, जो अफगानिस्तान का प्रांत था गजनी, वहाँ का शासक बना यालदौज मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। और कुपाचा की बात करें प्यारे साथी तो इसे काबुल तथा कांधार मिला, यानी कि इसे शासन करने के लिए काबुल तथा कांधार मिला प्यारे साथी। तो प्यारे दोस्त ये डिसाइड हो गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र मिलेगा, जो भारत का शासन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलेगा। अगर हम बात करें गजनी, तो गजनी पर शासन करेगा यालदौज, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मोहम्मद गौरी का दूसरा सबसे प्रमुख गुलाम था। और कुबाचा को काबुल तथा कांधार के क्षेत्र मिले। अब प्यारे साथी मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। फिर इसके बाद क्या होता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र मिल जाता है, तो इसी के द्वारा 1206 ईस्वी में प्यारे साथी भारत पर गुलाम वंश की स्थापना की जाती है, या दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। तो आप देखेंगे प्यारे साथी, जब इसे ये क्षेत्र मिला तो इसने 1206 ईस्वी में, यानी कि उसी साल, इसने दिल्ली सल्तनत पर प्यारे साथी आप लिखेंगे, इसने दिल्ली सल्तनत पर किस वंश की स्थापना करी, तो आप देखेंगे इसने दिल्ली सल्तनत पर प्यारे साथी गुलाम वंश की स्थापना करी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना इसने की प्यारे साथी दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी में। अब प्यारे साथी ये दिल्ली का शासक तो बन गया, लेकिन क्या हुआ कि दिल्ली का शासक बनने के बाद इसके सामने कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ थी। आप देखेंगे कि जो ये यालदौज था, ये बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया जाए। ऐसे ही कुबाचा भी इससे नाराज़ था कहीं ना कहीं प्यारे साथी। तो जब ये दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, तो आप देखेंगे प्यारे साथी ये अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है, क्योंकि लाहौर से गजनी और काबुल कांधार पर प्यारे साथी नज़र रखना बहुत ही आसान था, और उसे नियंत्रित करना आसान था कि यालदौज और कुबाचा कहीं ना कहीं भारत पर आक्रमण न कर दें या दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण न कर दें। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया प्यारे साथी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर को बना दी थी। तो आप लिखिएगा प्यारे दोस्त कि जब ये शासक बना तो इसने दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी उसे किसे बना दिया प्यारे साथी, उसे लाहौर को बना दिया। अब इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर को बना दी प्यारे साथी। किस लिए बना दी, क्योंकि यालदौज बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था कि इसे दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि सबकी इच्छा यही थी, ये दोनों यही चाहते थे कि मुझे दिल्ली सल्तनत मिले, दिल्ली का क्षेत्र जो है वो मुझे मिले प्यारे साथी। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत का शासक बना प्यारे साथी गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई, क्योंकि वो यालदौज और कुबाचा पर नज़र रखना चाहता था। लेकिन बाद में क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, आप देखेंगे तो इन विद्रोहों से बचने के लिए, क्योंकि ये दोनों विद्रोह करने लगे थे, इन्हीं विद्रोहों से बचने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्यारे साथी एक तरह से आप देखेंगे रिश्तेदारी का प्रस्ताव रखा। आप देखेंगे प्यारे दोस्त, तो यालदौज की एक पुत्री थी जिसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हो जाता है, और इससे क्या होता है, एक व्यवहारिक संबंध स्थापित हो जाता है, और कुछ समय के लिए यालदौज क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो प्यारे साथी सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि यालदौज की पुत्री से विवाह किया और उनके विद्रोह को शांत कर दिया, क्योंकि अब रिश्तेदार हो गए तो लड़ने कहाँ आएंगे प्यारे साथी। तो उस विद्रोह को शांत किया, और प्यारे साथी जो कुबाचा थे, कुबाचा का विवाह अपनी बहन से करा दिया और उनसे भी व्यवहारिक संबंध स्थापित कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि दोनों लोग शांत हो गए, क्योंकि दोनों रिश्तेदार बन गए थे, तो अब विद्रोह नहीं करेंगे। तो प्यारे साथी पहले तो इसने राजधानी लाहौर बनाई थी, लेकिन जब इसने यालदौज और कुबाचा पर नियंत्रण कर लिया, एक तरह से रिश्तेदारी में अपने व्यवहारिक संबंध स्थापित कर लिए, फिर क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली फिर से ट्रांसफ़र कर लेता है प्यारे साथी। तो लाहौर के बाद फिर से इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बना ली प्यारे साथी। किसे बना ली, तो दिल्ली को इसने फिर से अपनी राजधानी बना ली। तो इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को प्यारे साथी मोहम्मद गौरी का गुलाम मानता था, और वो गुलाम था भी। तो प्यारे साथी क्या हुआ कि जब प्रजा ने कहा कि दिल्ली सल्तनत का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्या था कि ये अत्यंत ही दुखी हुआ, और इसने
शासन करने से मना कर दिया था। ऐसा कई जगह मिलता है कि इसने शासन करने से मना कर लिया था, क्योंकि यह गुलाम ही रहना चाहता था, ये शासक नहीं बनना चाहता था। लेकिन प्रजा जो थी प्यारे साथी, प्रजा की विनती करने पर जो जनता थी उन्होंने विनती की कुतुबुद्दीन ऐबक से कि आप सुल्तान बने, शासक बने प्यारे साथी। तो प्रजा की विनती करने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्यारे साथी दिल्ली सल्तनत की शक्तियाँ अपने हाथ में ली और गुलाम वंश की स्थापना की प्यारे साथी। तो आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, ये कभी राजा की गद्दी पर नहीं बैठा, यानी कि इसने सुल्तान पद की गद्दी पर यह कभी नहीं विराजमान हुआ। आप देखेंगे प्यारे साथी, तो आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन, आप लिखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, मेरे प्यारे साथी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो यह प्यारे दोस्त सुल्तान की गद्दी पर कभी नहीं बैठा। आप लिखेंगे सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठा, सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठा प्यारे साथी। यानी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और ना ही सुल्तान की गद्दी पर बैठा। तो प्यारे साथी वो शासक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की गद्दी नहीं ग्रहण की प्यारे साथी, या उस पर नहीं बैठा। अगर मैं बात करूं तो आखिर ये कहाँ से शासन चलाता था प्यारे साथी, तो आप देखेंगे कि इसने सेनापति का ही कार्य किया। यानी कि यह प्यारे साथी खुद सुल्तान नहीं बना, ये खुद सेनापति की ही गद्दी पर बैठता था और प्यारे साथी सेनापति बनकर ही ये अपने राज्य का संचालन किया करता था प्यारे दोस्त। और इसीलिए प्यारे दोस्त इसने सिपाह सलार की उपाधि भी धारण की। सिपाह सलार की उपाधि धारण की प्यारे साथी, जिसका अर्थ होता है सेनापति ही, या आप इसे कह सकते हैं प्यारे साथी आर्मी चीफ इसे कह सकते हैं प्यारे दोस्त। तो प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठा, उसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की। प्यारे दोस्त ये कैसे शासन करता था, तो ये सेनापति की गद्दी पर बैठकर राज्य का संचालन करता था और इसीलिए इसने सिपाह सलार की उपाधि धारण की, जिसे हम आर्मी चीफ कहते हैं या सेनापति भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिपाह सलार की उपाधि धारण की थी, तो वो था प्यारे साथी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इतनी बातें आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। चलिए प्यारे साथी, अब हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्त एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे साथी आगे की चीज़ों के बारे में। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके नाम में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मतलब क्या होता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है प्यारे साथी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक में प्यारे साथी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें हम बात करें तो प्यारे साथी इस नाम में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐबक शब्द का अर्थ क्या है, तो वो है प्यारे साथी चंद्रमा का देवता। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक नाम में प्यारे साथी ऐबक शब्द का अर्थ है चंद्रमा का देवता। अगर मैं बात करूँ प्यारे साथी, इसके बाद आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो इसने कुछ उपाधियां भी धारण की, जैसे कि इसे लाख बख्श भी कहा गया। परीक्षा में पूछा जाता है कि किस शासक को लाख बख्श कहा गया या किस शासक ने लाख बख्श की उपाधि धारण की प्यारे साथी, तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जनता के द्वारा लाख बख्श कहा गया। क्यों कहा गया था प्यारे साथी, तो प्यारे साथी जब ये यहाँ का दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है तो उसने जनता में, ऐसा कहा जाता है, लाखों रुपए दान में दे दिए थे, इसलिए इसे लाख बख्श कहा गया। प्यारे साथी इसका अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। तो लिख लीजिएगा, परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि लाख बख्श शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मेरे प्यारे दोस्त लाखों का दान करने वाला, दान करने वाला, लाखों रुपयों का दान करने वाला ही लाख बख्श कहलाता है। इसके साथ हम बात करें प्यारे साथी, तो इसे कुरान खां भी कहा गया, इसे कुरान खां भी कहा गया।
अब क्यों कहा गया, या इसने कुरान खां की उपाधि भी धारण की, आप देखेंगे तो कुरान खां कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कुरान खान। इसे कुरान खान भी कहा गया प्यारे साथी, कुरान खान भी कह सकते हैं। तो इसे कुरान खान भी कहा गया। क्यों कहा गया प्यारे साथी? क्योंकि इसे पूरा कुरान जो था वो याद था, तो इसलिए इसे कुरान खान भी कहा गया। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि कुरान याद होने के कारण, जो प्यारे साथी इस्लाम का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है कुरान, प्यारे साथी अगर हम बात करें तो कुरान इसे पूरा याद था प्यारे साथी, तो कुरान याद होने के कारण इसे कुरान खान कहा गया, होने के कारण। प्यारे साथी अगर मैं बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्यारे साथी इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए 2 मस्जिदों का भी निर्माण कराया गया था, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। प्यारे साथी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था, और प्यारे साथी ये परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो प्यारे साथी इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। अगर मैं बात करूं पहली मस्जिद की प्यारे साथी, तो उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, पहली मस्जिद जो थी प्यारे साथी वो थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अगर मैं बात करूं ये मस्जिद आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ये प्यारे साथी आपका दिल्ली में स्थित है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और प्यारे साथी इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि दिल्ली में स्थित है प्यारे साथी। और अगर हम बात करें तो ये भारत की पहली मस्जिद थी, इससे पहले भारत में मस्जिद नहीं बनी थी। तो प्यारे साथी आप लिख सकते हैं कि भारत में बनी पहली मस्जिद, भारत में बनी प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ही है प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी दूसरा, तो एक और मस्जिद का निर्माण कराया था जिसका नाम है प्यारे साथी अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा प्यारे साथी है दूसरी मस्जिद। और ये अगर हम बात करें तो ये आपका अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अजमेर में स्थित है प्यारे साथी। ये पहले एक संस्कृत विद्यालय था प्यारे साथी, ऐसा कहा जाता है ये पहले एक संस्कृत विद्यालय था, और इसी को तोड़वा कर यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया प्यारे साथी, जो कि अजमेर में स्थित है, और ये भी एक मस्जिद है प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो ये अढ़ाई दिन में बनकर तैयार हुआ था, 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी इसके बाद आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया था। तो आप नोट कर कर लिख लीजिएगा प्यारे साथी, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है परीक्षा में, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्यारे साथी जब ये दिल्ली का शासक नहीं था तभी ही इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कर दिया था। अगर मैं बात करूं, थोड़ा आवाज़ फंस रही, गर्मी ज़्यादा है। और चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे साथी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का शासक नहीं बना था, यानी कि जब मोहम्मद गौरी जिंदा था, तो 1199 में ही इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवा दिया था। तो आप देखेंगे प्यारे साथी जब ये शासक नहीं बना था, दिल्ली का सेनापति ही था, तभी इसने 1199 में प्यारे साथी 1199 ईस्वी में इसने क्या किया था प्यारे साथी, तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवा दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था प्यारे साथी, करवाया था। यानी कि इसी ने 1199 में यानी कि दिल्ली पर गजनी वंश की स्थापना करने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवा दिया था। परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये कुतुब मीनार किसकी याद में इसने बनवाया था प्यारे साथी, तो परीक्षा में पूछा जाता है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जैसे इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है और परीक्षा में पूछा गया कि किसके लिए बनवाया गया था कुतुब मीनार, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही लगा देते हैं कि उसने स्वयं के लिए बनवाया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथी इसके ही एक गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुरु थे, आप देखेंगे इनके एक गुरु थे, उनका नाम था प्यारे साथी कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। उनका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, बख्तियार अल
काकी। और प्यारे साथी ये इसके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक के, और इन्हीं की याद में प्यारे साथी इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। इनकी याद में क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। प्यारे साथी आप देखेंगे प्यारे दोस्त, तो क्या होता है कि बाद में क्या होता है, 1210 में आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। तो प्यारे साथी कुतुब मीनार का निर्माण तो शुरू इसने करवाया था, यानी कि शुरुआत तो इसने की थी निर्माण कराने की, लेकिन इसे कंप्लीट कराने वाला कौन था? तो परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कुतुब मीनार है आप प्यारे साथी, इसका निर्माण पूर्ण किसने कराया? तो इसी का एक दामाद था प्यारे साथी, इसी का दामाद था जिसका नाम था प्यारे साथी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसी के द्वारा प्यारे साथी 1239 में, आप देखेंगे थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, किसी के द्वारा प्यारे साथी 1239 में कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया गया। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया गया या करवाया गया प्यारे साथी। तो परीक्षा में इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो। और इसका निर्माण किसने पूर्ण कराया था प्यारे साथी? तो इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, ये इसका दामाद था। और कब पूर्ण कराया था? तो 1239 में कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण कराया गया था प्यारे साथी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में। और प्यारे साथी इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की कुछ चीज़ें जो बची हैं उसके बारे में बात करते हैं, और फिर ये वीडियो 5 मिनट और रह गई है, जल्दी से नोट करिए। चलिए प्यारे साथी, एक प्रश्न और पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिएगा कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है या लंबाई कितनी है? तो प्यारे साथी लिख लीजिएगा 73 मीटर। परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है स्टैटिक जीके में। तो कुतुब मीनार की अगर हम बात करें ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, तो वो है 73 मीटर, 73 मीटर। तो चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ प्रमुख चीज़ें रह गई हैं, और बस ये कुतुबुद्दीन ऐबक आपका टॉपिक खत्म ही होने वाला है। एकदम बेहतर तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी है, तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर लिया कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हम सभी को। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे साथी। अगर हम बात करें प्यारे दोस्त, तो आप देखेंगे कुछ प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो प्यारे दोस्त, इनके दरबार में एक कवि थे, या आप कह सकते हैं एक लेखक थे, राइटर थे। इनके दरबार में एक लेखक थे प्यारे साथी, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में एक लेखक थे जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है प्यारे साथी क्योंकि इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं परीक्षा में। तो प्यारे दोस्त, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो अक्सर पूछ ली जाती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जामों में। वो पुस्तक क्या थी प्यारे साथी? वो थी तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिर कह सकते हैं प्यारे साथी, तबकात ए नासिर प्यारे साथी नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी, और परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त, तो इसके बाद कुछ और चीज़ें रह गई हैं। इसी का एक सेनापति था प्यारे साथी जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो नोट कर लिख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था प्यारे साथी। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक क्या था प्यारे दोस्त? सेनापति था। सेनापति का नाम क्या था? तो इसका नाम था प्यारे साथी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी प्यारे दोस्त। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था या उसे ध्वस्त कर दिया था प्यारे साथी। तो इसी ने क्या किया था? ध्वस्त किया था। किसे प्यारे दोस्त? तो इसी ने ध्वस्त किया था प्यारे साथी नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को। और परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने प्यारे साथी नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है उसे ध्वस्त कर दिया था प्यारे साथी। हमारी बहुत सारी पुस्तकें वो नष्ट हो गई थी प्यारे साथी, भारतीय इतिहास की बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें उसमें नष्ट हो गई थी प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो जब ये हम बात करें तो इस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था तो ये इसे किस प्रांत की जिम्मेदारी दी गई थी? तो इससे बंगाल तथा बिहार की जिम्मेदारी मिली हुई थी। इससे परीक्षा में प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ प्यारे साथी, तो क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना तो की, लेकिन उसे ज़्यादा समय नहीं मिला कि वो यहाँ की हर स्थिति को सही कर सके प्यारे साथी, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे तरीके से
बना सके प्यारे दोस्त। क्या होता है कि 1206 में उसने गुलाम वंश की स्थापना की। उसके सामने कई कठिनाइयाँ थी। यालदौज कुबाचा से लड़ते लड़ते उसका आधा समय बीत गया। उसके बाद क्या होता है कि 1210 में उसकी मौत हो जाती है पोलो खेलते समय, यानी कि जिसे हम हिंदी में चौगान कहते हैं। जब वो चौगान खेल रहा होता है तो पोलो जो होता है वो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है प्यारे साथी, और घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि घोड़ा उसके ऊपर चढ़ गया था जिससे उसकी मौत हो गई प्यारे साथी। तो आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसकी मौत प्यारे साथी 1210 में, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत 1210 ईस्वी में प्यारे साथी। पोलो या चौगान खेलते वक्त, पोलो या चौगान खेलते समय प्यारे साथी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई प्यारे साथी, मृत्यु हो गई। अगर मैं बात करूं कि इसकी मौत कहां पर हुई थी, ये कहां पर पोलो खेल रहा था, तो प्यारे साथी ये लाहौर में पोलो खेल रहा था और यहीं पर गिरकर इसकी मौत हो गई। इसलिए इसकी कब्र भी कहां पर स्थित है, तो इसकी कब्र भी वर्तमान में लाहौर में स्थित है, और लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में आता है प्यारे साथी। तो इसकी कब्र भी, इसे लाहौर में ही दफनाया गया प्यारे दोस्त। इसलिए कहा जाता है बहुत ज़्यादा खेलो, इस तरह ना खेलो, नहीं तो पोलो खेलने लगे तो गिर गए और मर गए। और प्यारे साथी इससे क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत अभी गुलाम वंश की स्थापना ही हुई थी और तुरंत ही एक शासक की मौत हो गई। तो फिर उसमें बहुत सारी दिक्कतें आईं जो हम अगली वीडियो